Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI NET GRF with All India rank 103. In the series of polysaccharide, today we are going to discuss about the structural polysaccharide. So, structural polysaccharide नाम सुनते ही जो दिमाग में क्लिक करता है कि it must provide some stability to the living organism. Of course, it is. और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का मेनली दो फॉर्म पढ़े जाते हैं, जो कि है एक सबसे पहला है सेल्यूलोज. नंबर वन इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज नाम सुनते ही प्लांट्स दिमाग में क्लिक करता होगा. और नंबर टू इज काइटिन. नंबर वन एंड नंबर टू इज काइटिन. सो यहाँ देखिए मैंने एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाया है जो कि अटैच है एक दूसरे से बाय फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. ठीक है ना. तो सेल्यूलोज की पर्टिकुलर की अगर बात करें हम, बाकी चीजें मैं रब कर देती हूँ, सो ये कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी. आज हम होमोपॉलीसेक्राइड डिस्कस कर रहे हैं. होमोपॉलीसेक्राइड में भी हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की बात कर रहे हैं, जिसमें से कि हम सेल्यूलोज से शुरुआत करें. सेल्यूलोज इज अगेन अनदर कैटेगरी दैट कम्स अंडर द होमोपॉलीसेक्राइड, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक प्रकार की ही इकाई पाई जाती है, जो कि होती है बीटा. दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज. So this one beta D glucose connect with another beta D glucose via beta 1,4 glycosidic linkage. And if we talk about plants, so in plants it is mainly 10,000 to 15,000 यूनिट इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं. एंड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड एक्स्ट्रान जो कि स्टोरेज में थे, it is not branch structure, it is totally a linear structure. Cellulose is a linear structure. स्टोरेज वाले जितने भी थे वो ब्रांच थे. यहाँ पे स्ट्रक्चरल की बात चल रही है, ये टोटली लीनियर होता है. इसी तरह से बीटा 1,4 एंड एक लिंकेज के द्वारा ये सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़े हुए रहते हैं. बट एक जो कॉमन पॉइंट स्टोरेज में और यहाँ पे जो टकरा रहा है वो ये कि देखिए वो स्टोरेज में तो बिकॉज दिस एनोमेरिक कार्बन इज टोटली ब्लॉक्ड विद बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, चाहे वो ब्रांच बना रहा हो चाहे लीनियर बना रहा हो. तो जिस वजह से एनोमेरिक ब्रांच, ये रिड्यूसिंग वाला जो कार्बन है वो टोटली ब्लॉक था, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम कर रहा था. नॉन रिड्यूसिंग एजेंट थे वो सारे. यहाँ पे भी देखिए कार्बन नंबर 1 क्या है, ब्लॉक्ड ही है. लास्ट कार्बन जो होगा वो अगर ओपन रहता है तो दैट कैन सर्व एज अ नॉन रिड्यूसिंग पार्ट. अदरवाइज ऑल द ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट विद इन द स्ट्रक्चर दे आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो हमारा ब्लॉक्ड है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो दिस फीचर इज फॉर नॉन रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ दिस शुगर. तो सेल्यूलोज का ये काम होता है. और एक और जो इससे खासियत जो जुड़ी होती है, देखिए ह्यूमन बीइंग एनिमल्स डू नॉट, ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलरली डू नॉट हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ये हमने बचपन में भी पढ़ा है. इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में ये क्षमता नहीं होता है कि हम इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज एक एंजाइम होता है, वो हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. ये जो प्रोड्यूस करने के लिए दो लोग ही क्षमता रखते हैं. एक तो होते हैं कैटल्स के ruminant कैटल्स, बिकॉज इन देयर स्टमक, उनके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि इस एंजाइम को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सो उन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से जो ruminant होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, दे कैन इजिली डाइजेस्ट द सेल्यूलोज इस बॉन्ड के ब्रेकडाउन की वजह से. दूसरा आपने देखा होगा टर्माइट्स जो दीमक लग जाती है वो पूरे लकड़ी को इनफैक्ट पूरा एकदम पाउडर की तरह कर देती है. उसके भी कारण ये है कि टर्माइट के भी जो गट होता है उसमें एक प्रोटिस्ट पाया जाता है. दैट प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज ट्राइकोनिम्फा. ठीक है, ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो सेल्यूलेज
प्रोड्यूस कर पाता है। इस वजह से दीमक बड़े ही आसानी से किसी भी लकड़ी को, पूरे घर के फर्नीचर को खराब कर देती है, क्योंकि उसके पास सेल्यूलेज प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो ये हमारे पास नहीं होती है, इसलिए हम वी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट दिस सेल्यूलोज। ठीक है, आगे अगर हम बात करें काइटिन की, काइटिन मेनली द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ फंगस, और उसमें दैट chitin is not made up of glucose, it is made up of an acetyl D-glucosamine। ठीक है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामिन का ही बना हुआ होता है। बॉन्ड उसमें यही होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बना होता है, CH3। एंड देखिए अब ये ग्लूकोज से एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो नंबर 2 कार्बन पे सबसे पहले एन आया, फिर एसिटाइल ग्रुप के जुड़ने की वजह से ये बना आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन में यही बॉन्डिंग यही रहती है, बीटा 1,4। ठीक है ना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है काइटिन वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मेजर स्ट्रक्चर दैट इज अगेन अ लीनियर स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ ब्रांच स्ट्रक्चर। एक ही तरह की बॉन्डिंग है, तो बीटा 1,6 या बीटा 1,3 जैसे कि हमारे स्टोरेज का याद रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि बिटवीन मतलब कि विच वन इज द ब्रांच पॉलीसेकेराइड एंड होमोपॉलीसेकेराइड, टिक द अबव टिक द बिलो, सॉरी। तो हो सकता है उसमें आपको काइटिन भी दे दिया जाए, सेलुलोज भी दे दिया जाए, आपको डेक्स्ट्रान दे दिया जाए, नन ऑफ द अबव हो, तो टिक करिएगा डेक्स्ट्रान को, क्योंकि हमारे सेलुलोज और काइटिन तो लीनियर है। ठीक है ना, बस इनकी यूनिट यहाँ पे चेंज होगी। अभी तक हम सब कुछ स्टोरेज में भी हमने बात की थी, सारा कुछ ग्लूकोज था। काइटिन में अभी वेरिएशन आया है कि ये डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज से बन रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, काइटिन जो है मेनली फंगस की सेल वॉल में तो पाया जाता है। ये जो भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या क्रस्टेशियंस होते हैं, उनके भी एक्सोस्केलेटन को बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। तो ये हमने कवर किया स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के बारे में। आगे हम बात करेंगे हीट्रोपॉलीसेकेराइड की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो, शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलिए मिलते हैं हीट्रोपॉलीसेकेराइड के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।